रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन ने कल पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। आज अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में और अन्य बातें जो बाकी रही हुई है, महत्वपूर्ण बिंदु जो बाकी रहे हुए हैं, वो उसकी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। पिछली क्लास के अंदर अपने जो पढ़ा था, एक बार जल्दी उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा था वीसी मिश्रा ने जियोग्राफी ऑफ राजस्थान के अंदर। उसके बाद अपन ने अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा था। उच्चावच के आधार पर, जलवायु के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। और हमने सामान्य इनकी जानकारी प्राप्त की थी कि कुल राजस्थान को अगर 100% मान लिया जाए तो 61.11% क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश घेरता है, 9% के आसपास अरावली पर्वतीय प्रदेश घेरता है, पूर्वी मैदानी भाग लगभग 23% भाग घेरता है और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है वो लगभग 6.89% भाग घेरता है। और राजस्थान की इसके अंदर जनसंख्या घनत्व के अंदर भी हमने देखा था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर 40% के आसपास जनसंख्या निवास करती है, 10% जनसंख्या अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर निवास करती है और लगभग 39% के आसपास पूर्वी मैदानी भाग के अंदर और 11% के आसपास दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर निवास करती है। ये तो मोटी मोटी जानकारी थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। फिर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में आपने देखा कि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है, लगभग 640 किलोमीटर ये लंबा था, 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी, 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई थी। ये जो है थार मरुस्थल का भाग है। राजस्थान के अंदर लगभग 62% भाग जो है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वो थार का मरुस्थल है। बाकी वाला भाग जो है पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान वाले भाग के अंदर थार का मरुस्थल है। पश्चिमी मरुस्थल के बारे में हमने और जानकारी प्राप्त करी थी। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। बातें थी कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से कम वाला जो एरिया वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला जो भाग था उसको अपने अर्ध शुष्क प्रदेश माना और 0 से लगाकर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला जो क्षेत्र था उसको अपन ने शुष्क प्रदेश माना। शुष्क प्रदेश को भी अपने आगे 2 भागों में और बांटा था। जहाँ पर बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश अपने बताया और जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं थे उसको हमने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश बताया। मुक्त प्रदेश के अंदर थे कि भाई यहाँ पर जो है पथरीला क्षेत्र है जिसको अपन ने हमादा कहा था। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार के बालू के स्तूपों के बारे में अपने देखा। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को अपन ने बरखान कहा था। ये गतिशील है, स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं। 100 से 200 मीटर इसकी अपने लंबाई देखी थी, 10 से 20 मीटर इसकी ऊंचाई देखी थी और आधे चांद की तरह ये बने हुए थे। मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार थे। इसके बाद अपने देखा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में और बालू का स्तूप का निर्माण और ये इस पवन की है जो समकोण स्थिति के ऊपर हो तो इस प्रकार से निर्मित बालू का स्तूपों को अपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा था। रेखीय और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के बारे में पढ़ा कि पवन के समानांतर निर्मित बालू का स्तूपों को अपने रेखीय बालू का स्तूप कहा था। उसके बाद हमने देखा तारानुमा बालू का स्तूप के बारे में। अगर देखने में तारे जैसा दिखे तो तारानुमा बालू का स्तूप। सब्र काफिज पड़ा था, छोटी छोटी झाड़ियों के पास निर्मित छोटे छोटे बालू के स्तूपों को अपन ने सब्र काफिज कहा था। बरखान की एक भुजा अगर आगे बढ़ दी जाए हवा की दिशा चेंज होने की वजह से तो उस प्रकार से निर्मित बालू के स्तूपों को अपने सीफ कहा था। ये मोटी मोटी जानकारी अपने बालू के स्तूपों के बारे में देखी थी। ये तो था आपका शुष्क प्रदेश, 25 सेंटीमीटर से नीचे वाला क्षेत्र, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके बाद 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच वाला जो क्षेत्र था वो आपका था अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसको अपने 4 भागों में बांटा था। गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर गग्गर बेसिन, चूरू, सीकर, झुंझुनू वाले क्षेत्र के अंदर आपका शेखावटी अंतप्रवाह क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि के अंदर डीडवाना, कुचामन, आंशिक अजमेर और नागौर वाला क्षेत्र था। पाली, जालोर, जोधपुर, बालोतरा और आंशिक बाड़मेर के अंदर फैला हुआ था आपका लूनी बेसिन, जिसको गोंडवाना प्रदेश भी अपन ने कहा। गग्गर बेसिन की विशेषताओं के अंदर अपने देखा यहाँ पर उपजाऊ भूमि है, चावल, गेहूं और कपास की खेती ज्यादा होती है। गग्गर नदी को हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर नाली या पाट भी कहा जाता है। शेखावटी अंतप्रवाह क्षेत्र के अंदर हमने जाना कि यहाँ पर कच्चे पक्के कुओं को जोहड़ कहा जाता है।
मानसून में बनने वाले तालाब को सर कहा था अपने, कांतली का आपका क्षेत्र था उसको अपने तोरावटी कहा, और बीड चारागाह भूमियों को अपने क्या कहा था, बीड कहा था। नागौर उच्च भूमि के अंदर हमने जाना था कि अजमेर से नागौर के बीच में जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, उसके इस्तेमाल से फ्लोरोसिस रोग होता है और लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाती है और लोगों के अंदर कुबड़ापन भी आता है। तो अजमेर से नागौर वाले भाग के अंदर कुबड़ पट्टी पाई जाती है। और लूणी बेसिन के अंदर अपने नेहड़ रन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। तो ये जो थी पूरी की पूरी जानकारी थी अपनी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को लेकर थी। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है हमारे पीछे रहे हुए हैं, लगभग 15 से 20 मिनट की ये क्लास होगी और उसके अंदर वो क्लियर करेंगे। तो आज अपन जानेंगे या कह सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से यहाँ पर एक शब्द आता है थल्ली। टल्ली नहीं है, ये थल्ली है। मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र, मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, थल्ली कहलाता है। मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र थल्ली कहलाता है। और ये जो क्षेत्र है ये बीकानेर वाले भाग के अंदर और चूरू वाले भाग के अंदर सर्वाधिक है, इसलिए इस वाले भाग के अंदर कोई भी नदी नहीं पाई जाती है, कोई भी नदी नहीं। तो थल्ली के बारे में पूछ ले, थल्ली क्या है? मरुस्थलीय भाग का ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र को थल्ली कहते हैं। बीकानेर वाले चूरू वाले भाग के अंदर सर्वाधिक, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नदी पाई नहीं जाती है, नदी है नहीं। थल्ली के बाद अपन पढ़ेंगे तल्ली। तल्ली के बाद अपन पढ़ेंगे तल्ली के बारे में। तल्ली क्या है? बालूका स्तूप के मध्य स्थित निम्न भूमि, कहीं दो बालूका स्तूप है और उसके बीच में स्थित निम्न भूमि है, उस निम्न भूमि को अपन क्या बोलते हैं, तल्ली कहते हैं। उस निम्न भूमि को अपन क्या बोलते हैं, तल्ली। तो तल्ली की डेफिनेशन हो जाएगी कि बालूका स्तूप के मध्य स्थित निम्न भूमि जो है उसको हम क्या कहते हैं, तल्ली। इसके बाद आता है अपना प्लाया। इसके बाद एक शब्द आता है प्लाया। प्लाया क्या होते हैं? इस प्रकार से कोई दो बालू का स्तूप है, उन दो बालू का स्तूपों के मध्य बरसात की वजह से भी कह सकते हैं अगर झील का निर्माण हो जाए, परमानेंट नहीं होती है झीलें, अस्थायी होती है। तो प्लाया क्या होती है कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर बालू का स्तूपों के मध्य, मरुस्थल में बालू का स्तूपों के मध्य बालू का स्तूपों के मध्य निर्मित अस्थायी झील, स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है। जैसे तापमान बढ़ता है, पानी सूख जाता है या दलदलीय भूमि यहाँ पर बन जाती है, तो अस्थायी जो झील है उसको क्या बोला जाता है, प्लाया। निम्न भूमि को बोलते हैं तल्ली। इस वाले क्षेत्रफल के अंदर अगर बरसात हो जाए तो धीरे धीरे यहाँ पर है जो झील जैसी स्थिति बन जाती है, उस झील को क्या बोला जाता है, प्लाया। ये आप एक बार उतार दो, इसके बाद अपन अगले वाला करेंगे थल्ली, तल्ली, प्लाया। इन तीनों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगली कड़ी में अपन पढ़ेंगे खड़ीन के बारे में। खड़ीन क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर विशेषकर जैसलमेर वाले भाग के अंदर, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झीलों को, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झीलों को क्या कहा जाता था, खड़ीन कहा जाता था। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झीलों को खड़ीन कहा जाता है।
जैसलमेर वाले भाग के अंदर जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो झीलें बनाई जाती थी, उन झीलों को क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। ये खड़ीन और ये प्लाया, ये दोनों ही जैसलमेर वाले भाग के अंदर ज्यादा है। तो ये हो गई खड़ीन। अगला बिंदु है हमारा रन या टाट। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आपके लवणीय, लवणयुक्त, दलदली, दलदली हो सकती है, उपजाऊ नहीं, अनुपजाऊ भूमि, अनुपजाऊ भूमि व झीलों को, रन या टाट कहते हैं। तो रन या टाट क्या है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आपके लवणीय, दलदली, अनुपजाऊ भूमि को, झीलों को रन या टाट कहा जाता है। नेहड़ रन के बारे में अपने गोंडवाना प्रदेश के अंदर पढ़ा था, तो ये था रन या टाट। खड़ीन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झीलों को खड़ीन कहा जाता है। तो ये भी आप है जो उतार सकते हैं, रूप में लिख सकते हो। महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें से सवाल आते हैं आपके। लाटे सीरीज, लाटे सीरीज से संबंध में सवाल आते हैं। जलपट्टी भी बोलते हैं इसको, जलपट्टी, या अपन कह सकते हैं लाठी सीरीज। क्या है लाठी सीरीज, क्या है ये जलपट्टी? जैसलमेर वाले भाग के अंदर पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में लगभग 60 से 80 किलोमीटर लंबी भूगर्भीय एक जल पट्टी पाई जाती है, तो जिस जहां पर मीठे जल के भंडार है। क्या था कि एक बार इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे ये अपना राजस्थान है, इस वाले भाग के अंदर पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य, इस वाले भाग के अंदर पहले सरस्वती नदी बहा करती थी। सरस्वती नदी के भूगर्भिक अवशेष के रूप में यह जलपट्टी या लाठी सीरीज है। सीधा सीधा अपन इसमें यह कह सकते हैं कि पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य, जैसलमेर वाला भाग के अंदर है ये, के मध्य लगभग 60 किलोमीटर लंबी मीठे पानी की जलपट्टी पाई जाती है, जलपट्टी पाई जाती है। कहाँ से आई है जलपट्टी? ये सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में है। सरस्वती नदी के भूगर्भिक, सरस्वती नदी के भूगर्भिक अवशेष के रूप में, सरस्वती नदी के भूगर्भिक अवशेष के रूप में ये मीठे पानी की जलपट्टी पोखरण से मोहनगढ़ वाले भाग के अंदर, जैसलमेर के अंदर 60 किलोमीटर लंबाई के अंदर फैली हुई है, जिसको अपन ने जलपट्टी या फिर लाठी सीरीज कहा। क्योंकि ये जो जलपट्टी है ये लाठी नामक गांव से होकर निकलती है, इसलिए इसको लाठी सीरीज भी कहा जाता है। इस वाले भाग के अंदर एक घास है, सेवन घास। सेवन घास के बारे में अपन जब वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे तब और जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो घास है बहुत ही स्वादिष्ट घास है, इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए। वो पौष्टिक घास है। कैसी घास है? स्वादिष्ट व पौष्टिक घास है। ये सेवन घास इस वाले भाग के अंदर पाई जाती है। और यहीं पर इस वाले भाग के अंदर गोडावण पक्षी भी अधिकता के अंदर है। गोडावण पक्षी भी यहाँ पर है जो ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं गोडावण की शरण स्थली के रूप में भी इसको जाना जाता है। गोडावण की शरण स्थली के रूप में, गोडावण की शरण स्थली, राजस्थान का
राज्य पक्षी गोडावण के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर गोडावण की संरक्षण के रूप में गोडावण को 1981 के अंदर राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। विलुप्त होने की कगार पर स्थित है। जब कभी भी सरकार को यह लगता है कि कोई भी किसी भी जानवर की या किसी भी पक्षी की प्रजाति खत्म होने की स्थिति में है, संकट प्रजाति है, तो लोगों का ध्यान उस और उनके बचाव की ओर आकर्षित करने के लिए उनको राज्य पक्षी के रूप में, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में ऐसे दर्जे दिए जाते हैं। तो ये जो गोडावण है, इसको भी 1981 के अंदर राज्य पक्षी बनाया गया था। और इस वाले भाग के अंदर, पोकरण से मोहनगढ़ वाले भाग के अंदर, इस लाठी सीरीज वाले भाग के अंदर गोडावण अधिकता में पाए जाते हैं, इसलिए गोडावण की शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर मीठी, स्वादिष्ट व पौष्टिक घास, सेवन घास पाई जाती है। इस वाले भाग के अंदर एक गांव है, इस वाले भाग के अंदर एक गांव है जिसका नाम है चंदन गांव। और यहाँ पर एक नलका बना हुआ है, यहाँ पर एक नलका बना हुआ है, नलकूप बना हुआ है, यहाँ पर एक नलकूप बना हुआ है और जिसको थार का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा कहा जाता, इस थार का घड़ा, थार का रेगिस्तान है। तो इस वाले भाग के अंदर चंदन गांव है, इसी पट्टी वाले भाग के अंदर। और इस गांव के अंदर एक हैंडपंप लगाया गया है जहाँ से मीठा जल निकलता है, क्योंकि आंतरिक भूगर्भिक सरस्वती नदी का जो भूगर्भिक अवशेष है वो मीठे जल के रूप में है और इसको है इसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये वाला जो भाग है थार का घड़ा कहलाता है। पट्टी पूरी की पूरी थार के घड़े के रूप में भी पहचानी जाती है। तो ये था जल पट्टी या लाठी सीरीज। इसमें सवाल आ सकता है कि लाठी सीरीज के अंदर किस नदी के अवशेष है, भूगर्भिक अवशेष है, तो सरस्वती नदी हो जाएगा। कितनी किलोमीटर फैली हुई है, 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की मध्य ये फैली हुई है। कौन से स्थान से कौन से या कौन से जिले के अंदर, जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य ये फैली हुई है। यहाँ पर कौन सी घास, सेवन घास, कौन सा पक्षी की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है, गोडावण पक्षी की शरण स्थली के रूप में जाता जाता है। तो ये थोड़ा सा मोस्ट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। क्या है दरियन? क्या है दरियन? क्या है? स्थानांतरित बालू का स्तूपों को, स्थानांतरित बालू का स्तूपों को, स्थानांतरित बालू का स्तूपों को जैसलमेर में जो गतिशील बालू का स्तूप है आपके, उनको जैसलमेर में क्या कहा जाता है? दरियन कहा जाता, गतिशील होते हैं कहा जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हो कि स्थानांतरित बालू का स्तूप जो मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं, गतिशील जो बालू का स्तूप होते हैं, जैसे बरखान भी दरियन का एक प्रकार कह सकते हैं अपन, तो उनको जैसलमेर वाले भाग के अंदर क्या बोलते हैं? दरियन कहा जाता है। तो ये हो जाएगा दरियन। एक शब्द पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के लिए फेमस है, पीवड़ा। क्या है पीवड़ा? पीवड़ा एक सांप की प्रजाति है। पीवड़ा क्या है? एक सांप की प्रजाति है और ये विषैला सांप है। जो ये पीवड़ा है विषैले सांपों के अंदर आता है। बहुत ही ज़्यादा इसका जहर होता है, रंग इसका पीला होता है और जिसको डस ले वह आदमी पीला पड़ जाता है। तो ये जो है पीवड़ा सांप की एक प्रजाति है और जिसका रंग पीला होता है और ये भी है जो सर्वाधिक है आपके जैसलमेर वाले भाग के अंदर पाए जाते हैं पीवड़ा। तो कभी सवाल पूछ ले पीवड़ा क्या है? जैसलमेर वाले क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जहरीले सांपों की क्या है? प्रजाति है पीवड़ा। तो इसको उतारना चाहो तो आप उतार सकते हो। क्षेत्र है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी। मेरा एक मित्र था जिसके गांव का नाम बाप था। मैं कहाँ से है? बाप से हूँ। तो पहली बार तो मैं कन्फ्यूज ही हो गया। बाप बोल्डर क्षेत्र, बोल्डर का मतलब होता है कंकड़ पत्थर। बोल्डर का मतलब होता है कंकड़ पत्थर। यह क्षेत्र है बाप क्षेत्र, उसके अंदर ये मिलते हैं। तो अपन इसके अंदर लिख सकते हैं हिमनद द्वारा या हिमानी नदियों द्वारा जमा किए गए
जमा किए गए बोल्डर से निर्मित ये है। और ये बोल्डर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर एक जिला है फड़ौदी के जिले के अंदर है, जिनकी क्या है स्थिति है। तो पूछ ले बाप बोल्डर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? फड़ौदी के अंदर है। ये क्या है? बोल्डर का मतलब होता है कंकड़ पत्थर। कौन से क्षेत्र के अंदर? बाप क्षेत्र, फड़ौदी वाले क्षेत्र के अंदर आता है। और ये हिमनद या हिमानी द्वारा जमा किए जाने वाले क्या होते हैं? पत्थर होते हैं। कार्बोनिफेरस शायद जितना मेरे को याद है वो उस समय में इनका निर्माण हुआ था। तो ये आप लिख सकते हो बाप बोल्डर क्षेत्र फड़ौदी के अंदर स्थित है। अब मरुस्थल का महत्व ये बिंदु पढ़ लिया अपन ने। मरुस्थलीय प्रदेश का महत्व क्या है? तो मेरे हिसाब से जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे तो लगा कि ऐसे रेतीले भूमि का क्या ही महत्व हो सकता है। पश्चिमी मरुस्थल का महत्व, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का महत्व, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का महत्व, क्या ही महत्व हो सकता है ऐसी जगह का जहाँ पर जनसंख्या घनत्व नहीं, नदियों की कमी, जल की मात्रा कमी, हवा के अंदर शुष्कपन ज़्यादा, उपजाऊ भूमि नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर ऐसे इलाके का क्या ही महत्व हो सकता है। लेकिन इसका भी महत्व है। सबसे पहला महत्व के रूप में अपन लिख सकते हैं पर्यटन की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है। देश विदेश से लोग यहाँ पर राजस्थान के अंदर घूमने आते हैं और पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी आते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आजकल आप जैसलमेर के अंदर भी देखते हो कालबिलियों का नृत्य फेमस है। जैसलमेर लोग जाते हैं घूमने के लिए जैसलमेर के अंदर। तो पर्यटन की दृष्टि से भी ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके संबंध में अपन छोटा सा नक्शा बना के अपन समझ सकते हैं कि जो किस प्रकार से है जो ये महत्वपूर्ण। यहाँ पर आपके बीकानेर के अंदर, बीकानेर वाले भाग के अंदर एक महोत्सव मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव। ऊंटों की महत्ता बताने के लिए ऊंट महोत्सव, देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। जब ये ऊंट महोत्सव होता है, ऊंटों को है जो श्रृंगारा जाता है राजस्थानी वेशभूषा के द्वारा। इस यहाँ वेशभूषा के अंदर यहाँ पर है जो प्रदर्शन भी किए जाते हैं। तो बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जोधपुर के अंदर एक आपका मारवाड़ महोत्सव, यहाँ पर जोधपुर के अंदर भी आपके मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर के अंदर। तो ये भी कहीं ना कहीं पर्यटकों को है जो आकर्षित करता है। तो इस वाले भाग के अंदर लोक नृत्य, राजस्थानी नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है, राजस्थानी वेशभूषा का जो है प्रदर्शन किया जाता है, राजपूती पोशाकों का भी प्रदर्शन किया जाता है, और घुड़सवारी है, इन सब का प्रदर्शन किया जाता है। तो है जो पर्यटन है की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बाड़मेर वाले इलाके के अंदर आपका एक महोत्सव मनाया जाता है, थार महोत्सव। ये भी राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देने वाला उत्सव है, राजस्थानी महोत्सव। और यहाँ जैसलमेर वाले भाग के अंदर आपका मरु महोत्सव मनाया जाता है। वो भी कहीं ना कहीं है जो आपके राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य करता है जैसलमेर वाले भाग के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं जो ऊंट महोत्सव है, मारवाड़ महोत्सव है, थार महोत्सव है, मरु महोत्सव है, ये कहीं ना कहीं राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य भी करते हैं और साथ साथ में पर्यटकों को आकर्षित करने का भी काम करते हैं। लोग यहाँ घूमने आते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान का है जो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का महत्व है। दूसरा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये था पर्यटन के संबंध में राजस्थान के है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के महत्व के रूप में, पर्यटन के रूप में भी कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका निभाता है। दूसरा अपन लिख सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के रूप में भी है जो ये है जो उसका महत्व रहता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या है कि प्रकृति से मिलने वाली वह ऊर्जा जो कभी खत्म न हो, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। और यहाँ पर आपकी जो संभावना रहती है, जैसे यहाँ पर तापमान अधिक है, सूर्य से गर्मी ज़्यादा प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा के है जो
यहाँ पर सांसेज रहते हैं, यहाँ पर सोलर पर है जो प्लेटें लगाकर है जो सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। राजस्थान वाले भाग के अंदर हवाएं भी तेज गति से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर पवन चक्की भी है जो लगाई जाती है और ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो पवन ऊर्जा। तो ऊर्जा के रूप में भी इस मरुस्थलीय प्रदेश का महत्व है। तो अपन कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का यहाँ पर क्या है, महत्व है। तीसरे के रूप में लिख सकते हैं खनिज संसाधन के रूप में। रेगिस्तानी इलाका है लेकिन जीवाश्म ईंधन के रूप में भी ये है जो फेमस है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस हो गई, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यहाँ पर था भंडार है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि खनिज संसाधन की दृष्टि से भी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का महत्व है। तो ये हो गया इसमें। परमाणु परीक्षण के रूप में राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण हुए। तो ऐतिहासिक दृष्टि से परमाणु परीक्षण के लिए भी है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश महत्व स्थान रखता है। यहाँ पर आगे की दृष्टि के अंदर पशु संपदा के रूप में भी राजस्थान के अंदर इस वाले भाग के अंदर पशु संपदा भी अधिक है, उसके लिए भी इसका महत्व है। लवणीय जिले ज़्यादा है जहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है, इसलिए कैसे नमक उत्पादन में भी इसका क्या है, महत्व है। नमक उत्पादन में भी ये क्या है, महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर नमक उत्पादन करने के लिए लवणीय जिले क्या है, ज़्यादा है, जहाँ से नमक निकाल कर औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर भी काम में लिया जाता है और खाने की दृष्टि से भी काम में लिया जाता है। तो नमक उत्पादन के लिए भी ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पशु संपदा के अंदर, परमाणु परीक्षण के अंदर, इस वाले भाग के अंदर समय समय पर सैन्य परीक्षण भी किए जाते हैं। तो सैन्य परीक्षण की दृष्टि से भी इसका महत्व है। इस वाले भाग के अंदर जैव विविधता, जीवों के अंदर विविधता भी अधिक देखने को मिलती है। तो ये जो है पर्यटन की दृष्टि से भी, नवीकरणीय ऊर्जा की दृष्टि से भी, खनिज संसाधन की दृष्टि से भी, परमाणु परीक्षण के रूप में भी, पशु संपदा की दृष्टि से भी, नमक उत्पादन की दृष्टि से भी, सैन्य परीक्षण की दृष्टि से भी और जैव विविधता की दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको भी आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो। परमाणु परीक्षण के बारे में भी लिख सकते हैं अपन। 1974 के अंदर यहाँ पर एक परमाणु परीक्षण हुआ था। स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समय में 1970 के अंदर इस पोखरण वाले भाग के अंदर पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। और 11 और 13 मई 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो है 5 परमाणु परीक्षण इस वाले भाग के अंदर किए गए। तो ये भी जो है परमाणु परीक्षण की दृष्टि से भी है जो ये महत्व रखता है। तो आपको मोटी मोटी जानकारी इसके संबंध में आपको मिल गई है। एक बार रिवीजन के रूप में अपन देख सकते हैं। सबसे पहले आज की क्लास के अंदर अपन ने पहले पढ़ा थल्ली, मरुस्थलीय भाग का ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र थल्ली कहलाता है। बीकानेर और चूरू वाला भाग इसमें शामिल होता है। यहाँ पर कोई नदी पाई नहीं जाती है। फिर इसके बाद में देखा अपने तल्ली के बारे में, निम्न क्षेत्र को तल्ली कहा अपन ने। उस तल्ली के अंदर जल आ गया, झील बन गई। अस्थिर झील को क्या कहा गया, प्लाया कहा गया। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जैसलमेर वाले भाग के अंदर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर निर्मित झीलों को खड़ीन कहा गया। उसके बाद हमने देखा रन के बारे में, दलदली लवणीय अनउपजाऊ भूमि या झीलों को अपन ने रन या टाट कहा। फिर उसके बाद अपने लाठी सीरीज के बारे में देखा। जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में 60 किलोमीटर लगभग लंबी सरस्वती नदी के अवशेष भूगर्भिक जल के रूप में मीठे जल के अथाह भंडार देखने को मिले, जिसको अपन ने लाठी सीरीज कहा। लाठी नामक गांव से ये सीरीज गुजरती है, ये श्रृंखला गुजरती है, इसलिए अपन ने इसको लाठी सीरीज कहा। यहाँ पर सेवन घास अधिकता में पाई जाती है। गोडावण पक्षी पाया जाता है, गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है। 1981 के अंदर गोडावण को राष्ट्रीय राज्य पक्षी का दर्जा मिला था। ये हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की लाठी सीरीज के संबंध में। यहाँ पर चंदन नामक गांव के अंदर एक नलकूप है जिसको अपन ने थार का घड़ा कहा। ये तो लाठी सीरीज के बारे में जानकारी होगी। उसके बाद अपन ने एक मरुस्थल का मार्च अपने पढ़ा नहीं कि मरुस्थल है जो दक्षिण पश्चिमी भाग से उत्तर पूर्वी भाग के अंदर मरुस्थल है जो धीरे धीरे खिसक रहा है। इस खिसकने का मतलब है मरुस्थल का स्थानांतरण हो रहा है। मरुस्थल धीरे धीरे गति कर रहा है। और गति के पीछे कौन सा कारक जिम्मेदार है, बरखान। बरखान के बारे में देखे तो सर्वाधिक जो है बरखान गतिशील बालू का स्तूप है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर है जो मरुस्थल को है जो फैलाने का कार्य कर रहे हैं।
उसके बाद पीवड़ा के बारे में देखा, मरुस्थल में पाए जाने वाले जहरीले सांपों को पीवड़ा कहा अपन ने। और एक बाप बोल्डर क्षेत्र देखा फड़ौदी के अंदर, हिमनद द्वारा लाए गए अवसादों से कंकड़ पत्थर जो थे उनसे निर्मित जो क्षेत्र था फड़ौदी के अंदर, बाप बोल्डर क्षेत्र। और इसके संबंध में मोटी मोटी बातें अपन ने पढ़ ली। फिर अपने देखा मरुस्थल का महत्व, जिसके अंदर अपने देखा पर्यटन, नवीकरण ऊर्जा, खनिज संसाधन, परमाणु परीक्षण, पशु संपदा, नमक उत्पादन के क्षेत्र में, सैन्य परीक्षण के रूप में और जैव विविधता के रूप में भी है जो ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्यटन के अंदर अपने 4 महोत्सवों के बारे में देखा। बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर के अंदर, और थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर वाले भाग के अंदर, और मरु महोत्सव मनाया जाता है आपके जैसलमेर वाले भाग के अंदर। तो इनको थोड़ा सा आप रिवीजन करें, बार बार इसको देखें तो आपको निश्चिंत याद हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। लेकिन देखना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं है क्लास देख ली और बस नोट्स बनाए नहीं, ऐसे मूड हो गया, जब मूड हुआ तब देख ली और है जो रख दिया, नहीं ऐसे नहीं। आप प्रॉपर इसको समझे, नोट्स भी बनाएं, बार बार रिवीजन भी करें, और एक बार में समझ नहीं आए तो दूसरी बार भी इस क्लास को वापस आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आप एक बार इसको देख लेना। परमाणु परीक्षण के संबंध में कभी पूछ ले तो 1974 के अंदर पहला परमाणु परीक्षण पोखरण के अंदर हुआ, उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। दूसरा 11 मई और 13 मई 1991 के अंदर हुए 5 परमाणु परीक्षण हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुए थे। तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लेना। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के को लेकर। अगली क्लास के अंदर अपन जानेंगे अरावली पर्वत प्रदेश की स्थिति, विस्तार, सारी की सारी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा, बाय बाय।